नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच जुनून सिलेक्शन बैच में। और ये पूरा जो बैच हम चला रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेशन बैच चल रहा है, वो कंप्लीट एसएससी जीडी को फोकस करके चल रहा है, जिसमें एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आपको पता है कि आ चुका है और फॉर्म अप्लाई करने किया जाना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में एसएससी जीडी के प्रैक्टिस के लिए हमने शुरू से ही बैचेज स्टार्ट कर दिए थे। और अगर अभी तक आपने हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, ताकि हम लोग जो आपके साथ प्रयास कर रहे हैं उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अभी फिलहाल हम लोग कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस क्वेश्चंस के लेवल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 10 वस्तुओं का मूल्य 89 है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, बात को समझने की कोशिश करो। एक तो पहली चीज आप ये समझ लो कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है, तो टोटल ठीक है। अब एक वस्तु का मूल्य 3.5 है, तो 89 है अगर औसत 10 वस्तुओं का, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा। एकदम आप आराम से इसको टैकल करिए, बहुत आसान सवाल है। 90 हो जाएगा, 890 हो जाएगा। और कह रहे हैं कि एक वस्तु का मूल्य 35 है, उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो बचा कितना 890 में से 35 जाएगा तो 55, 855। और 855 हो गया जब, तो कह रहे हैं कि इसी का औसत क्या होगा शेष 9 वस्तुओं का। तो 855 बटा 9, 9 9 81, 9 9 81, 4 और 9 5 45, 95 आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सवाल है एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 2। मैं कुछ लोगों की शिकायत थी कि बहुत इजी सवाल क्वेश्चंस लेके आते हैं सर प्रैक्टिस सेशन बैच में। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपको वही पढ़ाना है जो एग्जाम में आना है। हमको अपने चैनल के लिए या आपको पर बहुत बड़ा सवाल सॉल्व करा के मिसगाइड नहीं करना है। आप अगर एसएससी जीडी अपीयर होने जा रहे हो तो एसएससी जीडी के लेवल का सवाल पढ़ो, सीजीएल अपीयर होने जा रहे हो तो सीजीएल के लेवल का सवाल पढ़ो। समंदर में तैरने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन लेने की जरूरत है। और सिलेक्शन सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी से हो सकता है। सेलेक्टिव स्टडी मीन्स जो कोर्स कंटेंट एग्जाम का है उसी को पढ़ना है, जो लेवल है उसी को पढ़ना है। ठीक है, अगला सवाल दूसरा नंबर का सवाल है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद रनों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिए। 15वीं पारी के बाद रनों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 15वीं पारी में कितना रन बना दिया भैया, 97 रन बना दिया। ठीक है, जिससे रनों का औसत 5 बढ़ गया। अगर 15 पारियों में रन औसत 5 बढ़ रहा है तो औसत बढ़ाने में 75 रन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बात को समझो। एवरेज में वृद्धि का क्या मतलब, औसत में वृद्धि का क्या मतलब। हर पारी में 5-5 रन बढ़ेगा, तब तो जाके एवरेज में 5 बढ़ेगा। और 15 पारियों में 5-5 रन बढ़ेगा तो यानी योग में 75 रन बढ़ जाएगा। यानी औसत को 5 बढ़ाने में 75 रन खत्म हो गए। यानी इसका मतलब यह है कि इसके पहले जो औसत था वो यहां से 7 2 और यहां से 2, 5 में से 7 गया 2, 22, 5 2 7 22 हो गया। 22 था, ठीक है, 22 था। यानी 14वीं पारी तक औसत कितना हो गया, औसत हो गया 22। तो औसत 22 हो गया, तो 15वीं पारी के बाद आपको पता है कि औसत 5 बढ़ गया, तो 22 + 5 = 27। कोई तकलीफ नहीं है, 22 + 5 कितना हो जाएगा, 27। इजी सवाल है, बिना पेन पेपर आप कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं 90 को 2 संबंध। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं इजी क्वेश्चन था, लेकिन कहां आया था देख लो आप देखो कहां पे पूछ रहा है। आपसे पूछा है एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 में ये क्वेश्चन आया है। अगला सवाल ये भी सिंपल सवाल है, एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर
3 का क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि सवाल क्या कह रहे हैं कि यदि 90 को 2 संबंधित 3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया है तो दोनों भागों का मान क्या होगा। तो ठीक है भाई, देख लो 90 है, 90 को 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा गया है, तो यानी 2 3 5 हो गया, और 5 बराबर अगर 90 हुआ तो 1 बराबर 18, तो 2 बराबर 36 और 3 बराबर 54। ठीक है, 36 और 54 इसका आंसर होगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि 6 संबंधे 4 संबंधे 10 के अनुपात में 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनके वर्गों का योग 3800 के बराबर है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सिंपल समझने की कोशिश करो दोस्त, क्या है। एक तो पहले गुरु आप यही समझ सकते हो, देखो योग से 3800 आएगा, स्क्वायर से 30 900 400 9 4 1300 और 2500 2500 और 1300 3800 आ रहा है क्या, 900 400 और 2500। हाँ यार आ तो रहा है गुरु, तो 5 और 9 9 18 1 3800, यही ऑप्शन सही है, कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आपका यही आंसर सही है, और वो आंसर है 30 20 50। पूछो क्यों भाई, कह रहे हैं कि संख्याओं के, तो पूछ रहा है ना तीनों संख्याएं क्या है, तो ये ऑप्शन तो तीनों संख्याओं का दिया है, और ऊपर दे रहा है कि संख्याएं इस प्रकार है कि इनके वर्गों का योग 3800 है, तो वर्गों का योग 300 का एकदम एकदम ओरल मुंह कर लोगे ना, 30 का वर्ग 900, 20 का वर्ग 400, 9 4 1300 और 50 का वर्ग 2500, 2500 1300 3800। सवाल खत्म, पहला ऑप्शन क्लियर, मार दोगे एकदम ताबड़तोड़, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है, यह समझना है आपको। ठीक है, देखो पहली संख्या x का 75%, x गुणित 75/100, दूसरी संख्या के 60% y इंटू 60/100, 100 100 से खंडरम, 15 5 75, 15 चौका 60, x बटा y बराबर 4/5, या x संबंधे y बराबर 4 संबंधे 5, ये आपका हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल कह रहे हैं कि पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है, पिंकी अपने कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है, वह एक यात्रा पर जाती है और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है, टंकी में पेट्रोल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ध्यान समझना जरा सा, 20 लीटर पेट्रोल था, 5.5 लीटर पेट्रोल बचा, तो खत्म कितना हो गया 14.5। टंकी में पेट्रोल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 20 से 5.5% हो गया, यानी परिवर्तन कह रहे हैं कि पेट्रोल की टंकी में कितना परिवर्तन हुआ, 14.5 खत्म हो गया, तो परिवर्तन 14.5 के बटा 20 गुणित 100। ठीक है, बात समझ रहे हो, 20 पंजे 100, 14 पचे 70 और 70 2 72.5% का परिवर्तन होगा, यही आपका आंसर है, ये सॉरी 72.5। क्लियर हो रही कहानी भाई, पहले 20 था, अब 5.5 रहेगा, तो कितना कम हुआ 14.5, तो कितना परिवर्तन हो गया 14.5 बटा 20 गुणित 100। अगला सवाल, एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है और 1100 रुपए में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है और 1100 रुपए में बेची जाती है, तो 300 का लाभ है, 300 बटा 800 गुणित 100, तो ये हो जाएगा आपका 37.5%। देखते हैं कैसे आएगा, देख लो, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटोगे तो 75 बार, 75 चौका 300, और ये 37.5%। यहां तक क्लियर है कहानी। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। ध्यान से समझना दोस्त, क्या कह रहे हैं, अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा, संचित ने लैपटॉप पर 25% लाभ अर्जित किया, रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया, रमन ने संचित को
20% के लाभ पर लैपटॉप बेच दिया। लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया? ध्यान से समझो, सवाल थोड़ा उलझा रहा है। क्या? पहली लाइन, अरुण ने संचित से, यानी संचित ने अरुण को बेचा है और रमन ने संचित को बेचा है। रमन ने संचित को 20% के लाभ पर बेचा। तो कह रहे हैं कि लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया? रमन ने मान लो X रुपए में लैपटॉप खरीदा और रमन ने संचित को 20% के लाभ पर दिया, तो 120/100। और संचित ने अरुण को 25% के लाभ पर दिया, यानी 125/100। और ये मिला के बराबर है कितना? 1,12,500। क्लियर? तो X बराबर 1,12,500 गुणित 100 बटा 120 गुणित 125, 25 125, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12 30, फिर ये 30 हो गया, 5 20 हम 100, ये 0 इस 0 से खत्म हो गया। इसको करेंगे तो आपका जाएगा 3 तरीके 9, 2 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 37,500। ये 3 1 का 3 खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब इसको जब आप करेंगे तो आ जाएगा 75,000। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 75,000। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूजन लगेगा। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना तब करना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 रुपए है। दुकानदार इस पर 18% का डिस्काउंट ऑफर करता है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बात को समझ लो, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 10,550 गुणित 18% का डिस्काउंट, यानी 72/100। 0 खत्म हो गया। अब क्या करोगे? इसको गुणा करना है आपको, तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया? 5 दूनी 10 1 1, और ये कितना हो गया? 36 दूनी 72। ठीक, तो 36 दूनी 72 गड़बड़ हो कट गया क्या भाई? अरे यार 82%, 18 का मतलब कितना हो गया? 72 नहीं हुआ, 18 का परसेंट का मतलब 82 हुआ, और ये 82 2 से कटेगा तो 41 आएगा। हाँ सॉरी, यही गड़बड़ हो गया, तभी मैं कह रहा हूँ कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। अब देखो कितना आ गया दोस्त, यहाँ पे आ गया 41। 41 से क्या? 41 की 1 हासिल 4, 41 से क्या? 41 4 45 की 5 हासिल 4, और 41 दूना 82 4 86, 8,651। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 8,651 होता। अगला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी। उसने अंततः वस्तु को किस मूल्य पर बेचा? भाई 20% की छूट देगा तो कितना दे देगा? 2,000 रुपए में से 20% घटा दीजिए, 400 घटा दीजिए, 1,600 रुपए में बेचेगा। सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। समय अवधि क्या है? ध्यान से समझिएगा, 2/5 है। मान लो 100 रुपया है, 8 साल में 100 का 2/5 कितना हो गया? 5 20 100, 20 दूनी 40, 40 रुपए ब्याज हो गया। ठीक है, 8% की दर से। तो भैया 8%, 100 रुपए पर 8% से 40 रुपए ब्याज आने में 5 साल का समय लगेगा। 5 साल इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब भैया 12 साल में दोगुना होने का मतलब है कि 100 रुपया 12 साल में 200 हो जाता है, और 200 का मतलब क्या है? 100 मूलधन है और 100 ब्याज। अगर 100 रुपए पर 12 साल में 100 रुपए ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर हो जाएगी 12/100/12, या 50/6, या 25/3। 8 तरीके 24, 8 सही 1/3%, या यूं कह सकते हैं कि 8.33%। अगला सवाल,
2 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, दो वर्ष में 22,500 का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8% हो। ध्यान से समझिएगा। 22,500 गुणित 105/100 गुणित 108/100, 0000 से खत्म हो गया। 25 9 225, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27। अब देखो इसको गुणा करना है, तो क्या कह रहे हैं 2 वर्ष में इतना। 1 मिनट यार, है क्या मामला? अच्छा ब्याज निकालना था ना, तो सिर्फ एक बार, सॉरी ब्याज निकालना था। चलिए अच्छा कोई नहीं, ब्याज ही निकालना था, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 25,515 आ जाएगा। 25,515 ये क्या है? ये मिश्रधन है, मिश्रधन। इसमें से मूलधन 22,500 घटा दीजिए, आपको ब्याज मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 15,03। ये क्या है? ये ब्याज है। क्यों? क्योंकि इसमें से आपने मूलधन घटा दिया, ठीक है। 3,015 यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक निश्चित समयावधि के बाद एक बैंक में निवेश की गई 24,000 रुपए की राशि 26,460 रुपए हो जाएगी जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। निवेश की गई राशि कितने महीने में 26,460 हो जाएगी, यानी टाइम पूछा है। तो बहुत सिंपल सवाल है दोस्त, बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करो। 24,000 रुपए का पहले निकालो चक्रवृद्धि ब्याज, किस रेट से? 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, 1200, और 1200 का 1/20 हो गया 0.60, यही हुआ ना, 120 का 60 हो गया। और हमको ब्याज कितना चाहिए? 26,460, और ये हो गया 24,000, तो ये कितना हो गया? 2,460। अब देखो सीधा सीधा, यहां 2 से गुणा करोगे तो 2400, और यहां 1 से गुणा करोगे तो 60, जोड़ दो, आ गया ना 2460। यही आपका क्या है? 2 साल का ब्याज है। 2 साल में ये पैसा आपको इतना ब्याज मिल जाएगा 2460। अगला सवाल, अनुज, राम और संजय मिलकर एक कार्य को 78/5 दिनों में पूरा करते हैं। अनुज, राम और संजय एक काम को मिलकर 78/5 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। जबकि अनुज अकेले उसी काम को 39 दिनों में पूरा करता है, ठीक, कोई बात नहीं। देखो क्या क्या कह रहे हैं, अनुज, राम और संजय एक काम को 78/5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि अनुज अकेले उसको 39 दिन में पूरा करता है। तो राम और संजय मिलकर समान कार्य को लगभग कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एलसीएम 78 हो गया, इनका 1 दिन का काम 5 हो गया, और इसका 1 दिन का काम 2 हो गया। घटा दें अगर, तो राम और संजय का 1 दिन का काम 3 हो गया, घट जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3। अब तो राम और संजय पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 78/3, 3 दूनी 6, 1 और 3 6 18, 26 दिन में काम पूरा कर देंगे। एसएससी जीडी 8 फरवरी, शायद अंतिम दिन था उस दिन, ये लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, लास्ट डे के लास्ट शिफ्ट का, 8 फरवरी 23, शिफ्ट नंबर 4। अगला सवाल है, नहीं सर 14 फरवरी तक एग्जाम हुआ था, सॉरी 8 फरवरी को लास्ट नहीं था। हाँ देखिए, ए और बी एक कार्य को 42 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी 56 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसको 70 दिनों में कर सकता है, तो सी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? यही सवाल है, ठीक है। देखो, ए प्लस बी
आपका कोई काम 42 दिन में करता है, ठीक है। बी प्लस सी वही काम 56 दिन में करता है और बी अकेले उसको 70 दिन में करता है, ठीक है। एलसीएम 420 हो जाएगा, 280 से भी आज, हाँ 280, तो ये 5 दिन हो जाएगा, ठीक है। और बी का कितना हो जाएगा, 4 दिन, ठीक है। तो कह रहे हैं सी कितने दिन में करेगा, और सी का ए बी से कोई मतलब नहीं है, बी सी में से तो सी पूछ रहा है। हाँ तो ठीक है, ए बी से तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। 6 पंजे 30, यही 5 आ जाएगा। हाँ 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 5, 50 25 250, हाँ ये 5 हो जाएगा। अब आप देखो घटा दो तो बी खत्म हो जाएगा, तो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1। सी का एक दिन का काम है 1, तो सी पूरा काम 280/1 यानी 280 दिनों में पूरा करेगा। क्लियर है कहानी। देखो ए बी का कोई लेना देना नहीं है, बी सी अगर 56 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 70 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम 280, बी और सी का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 4, घटा दो, सी का एक दिन का काम 1 और 280 काम पूरा करने में 280 दिन। अगला सवाल है, एक कार 108 किमी प्रति घंटा की चाल से, एक कार 108 किमी प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए ठीक है, देखिएगा दूरी कितनी हो गई, 108 गुणित 3, और कह रहे हैं कि चाल 27 किमी प्रति घंटा कम कर दी गई, यानी 108 माइनस 27 कर दी गई, यानी ये 1 हो गया और ये 8 हो गया, 81 हो गया, ठीक है। बटा 81 आप भाग दे लो, 9 9 81, ठीक, या 3 से काट लो, 3 27 में 81, 7 चौक 28, 20 चौक 80, 4 घंटा लगेगा। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। कह रहे हैं कि एक कार 108 किमी प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो दूरी कितनी हो गई, चाल गुणित समय, ठीक। अब इतनी ही दूरी 108 की बजाय 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में उसको 4 घंटा लगेगा, यही निकालना था। अगला सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में 12 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो यानी x प्लस वाई धारा प्लस नाव की चाल बराबर है 3 kmph, 4×3=12। वह धारा के विपरीत दिशा में 6 किमी की दूरी उतने ही समय में जाती है, यानी x माइनस वाई बराबर 6/4 होगा, और 6/4 का मतलब हो गया 1.5, ठीक है, 1.5 kmph। तो कह रहे हैं कि नाव की चाल x क्या होगी, वो होगा 3 + 1.5/2 यानी 2.25 kmph। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, सिंपल सवाल है भाई। धारा के साथ चाल पता चल गई, धारा के विपरीत चाल पता चल गई, तो नाव की चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, और धारा की चाल निकालनी है तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे दीजिए। अगला सवाल है, लास्ट क्वेश्चन। आनंद 8 किमी प्रति घंटा की चाल से आनंद स्थिर पानी में, स्थिर जल में 8 किमी प्रति घंटा की चाल से नौकायान कर सकता है, ठीक है। उसे धारा की दिशा में नौकायान में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में नौकायान में लगता है धारा की चाल क्या। सिंपल सवाल समझ लो दोस्त, ठीक है, 3 गुना समय लगता है, ठीक है। देखते हैं, मान लेते हैं ये है नदी में यहां से यहां तक की दूरी d है। नौका स्थिर जल में नाव की चाल 8 है और धारा की चाल मान लिया y है, तो समय कितना लगेगा, d/8 + y, और अगर विरुद्ध जाएगी तो d/8 - y। कह रहा है इसको 3 गुना समय लगता है वापस आने में, तो इधर 3 से गुणा कर लीजिए और यही सॉल्व करना है। 3d/8 + y = d/8 - y। डी से खत्म हो गया, सॉल्व कर लोगे जब इसको
तो 24 माइनस 3y इज इक्वल टू 8 प्लस वाई, या आप इसको कर लेंगे तो 16 बराबर 4y या y बराबर 4। ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? धारा की चाल है। इस सवाल को एक और बेहतर तरीके से आप समझ सकते थे कि चलिए ठीक है, एसएससी जीडी के आज के प्रैक्टिस सेशन बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।